दिस सेशन। जैसे हमने पिछले सेशन में बैंकिंग का पूरा कंसेप्ट को समझ लिया था। इसके जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, इसके अंदर 2 मेजर्स जो आते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इसके बारे में समझा था। इसके अलग-अलग जो रेट्स होते हैं जिसके थ्रू जो आरबीआई है वो जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे डील करती है उसके बारे में हमने पिछले सेशन में देख लिया था। इस सेशन में हम आगे बढ़ते तो देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बिना बैंकिंग को समझे हम एग्रीगेट डिमांड नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी एक बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी डेवलप तब बोला जाता है जब उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, और प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले बोरिंग्स का ज़रूरी है। ठीक है, लोगों के पास लोन्स होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी किसी चीज़ को वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड से पहले हमने बैंकिंग के बारे में समझ लिया। अब देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर जो एग्रीगेट जो शेड्यूल है वो क्या होता है, कर्व क्या होता है, इस सबके जो कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ही मदद मिले। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जो भी हम टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जो एक साल में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, विद द रेफरेंस टू इनकम, मतलब कि हमारे इनकम का हम कितना परसेंट अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, उसी को हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की बात यहाँ पे नहीं हुई। एग्रीगेट मतलब क्या हुआ, टोटल। तो टोटल का मतलब कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर जो हम अपने इनकम का पार्ट जो एक्सपेंड कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसी को हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो पहले मीनिंग को समझने से पहले हम ये कंसेप्ट को समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। ठीक है, इसके जो जब क्या बोल कंक्लूजन टाइप में समझेंगे पहले, इसके बाद आपको मीनिंग याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको बस समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड में टोटल जो भी डिमांड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, हम इसको इंक्लूड करते हैं, पहला चीज। ठीक है, फिर एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो कंसेप्ट मतलब कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इसको मेजर करते हैं, इसके कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होता है। तो ये फ्लो कंसेप्ट है। जैसे कि हमारा नेशनल इनकम जो था वो भी जो था वो फ्लो कंसेप्ट था। अब कोई सब चीज़ों को रिलेट करते रहेंगे तो आपको याद करने में बहुत ईजी होगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी, किसी चीज़ को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो भी एग्रीगेट डिमांड होता है वो 2 रेफरेंसेस से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, 2 रेफरेंसेस से हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्राइस से लेके, और दूसरा होता है इनकम के थ्रू हम कैसे एग्रीगेट डिमांड को मेजर्स करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम में इनकम का कंपेरेटिबिलिटी देखना है, ठीक है, प्राइस का नहीं करना है, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी समझा देता हूँ कि प्राइस के साथ एग्रीगेट डिमांड का कैसे रिलेशन है और कैसे वो बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ तो इसमें डिमांड चैप्टर था। ठीक है, तो डिमांड में हमने देखा था कि जैसे प्राइस बढ़ता है लोगों का डिमांड घट जाता है, और जैसे प्राइस घटता है डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। हम प्राइस को के साथ डिमांड को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि डिमांड के साथ प्राइस को। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड को मेजर्स किया जाता है विद द रेफरेंस ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, और विद द रेफरेंस ऑफ इनकम लेवल। ठीक है, तो जैसे आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड जो होता है उसका क्या होता है, घट जाता है। जो चीज़ 10 रुपये में मिलता था अब वो 15 रुपये का मिल रहा है, तो क्या होगा, उसका डिमांड जो है वो घट जाएगा जब तक कि वो नेसेसिटी गुड ना हो। ठीक है, नेसेसिटी गुड में कोई लॉ काम नहीं करता। ठीक है, वो आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है,
तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर मोनोपोली का केस आ गया तो। वो सब बाद में हम समझेंगे, बट यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, ठीक है, अगर जैसे प्राइस बढ़ता है एग्रीगेट डिमांड जो है, टोटल डिमांड जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज घट जाता है। जैसे प्राइस घटता है किसी चीज़ का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल प्राइस के साथ जो एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशंस होता है वो होता है इन्वर्सली रिलेटेड होता है, इन्वर्स रिलेटेड होता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इनकम के थ्रू, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है हमारा क्या होता है, डिमांड भी बढ़ जाता है। जैसे इनकम घटता है हमारा डिमांड जो है वो घट जाता है। तो इसके इनकम के साथ कभी भी एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसके साथ जो रिलेशन होगा वो निगेटिव होगा। मतलब इसके साथ डायरेक्ट होगा इनकम के साथ, और प्राइस के साथ सॉरी इनवर्स होगा, ठीक है। देखिए नाम से क्या लग रहा है, एग्रीगेट डिमांड मतलब कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड, बट एक्चुअली वो नहीं है कि जो हम फिजिकल क्वांटिटी खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो एग्रीगेट डिमांड नहीं है। एग्रीगेट डिमांड है कि हम कितना खर्च करते हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर हमारे द्वारा किया जाता है वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है, ना कि जो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो होता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट यही है कि इट डज मेजर द टोटल, इट डज नॉट, सॉरी, does not, it does not measure the total physical quantity of goods and services but total expenditure on the goods and services, ठीक है। टोटल फिजिकल क्वांटिटी को नहीं काउंट करता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है उस पर उसको काउंट करता है, ठीक है। जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था विलिंगनेस टू पे, मतलब कि हम, मेरा इच्छा क्या है, डिजायर क्या है, मैं पे करना चाहता हूँ कि नहीं, तो वो भी डिमांड का पार्ट होता था, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड में भी जस्ट सेम है कि एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस विद विश टू एक्सपेंड एंड प्लान टू एक्सपेंड, ठीक है, कि हम कितना खर्च करना चाहते हैं और हमारा प्लान जो है वो कैसा है कि हम अपने इनकम को कैसे कैसे जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो ये जो है ये एक एग्रीगेट डिमांड को मीनिंग समझने से पहले आपको ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं मीनिंग पे। तो मीनिंग जब देखेंगे तो एडी एग्रीगेट डिमांड इज ए सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं एक्सपेंडिचर काउंट करता है। तो एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट people plan to incur on purchase of goods and services produced in the economy during one accounting year, ठीक है। जो लोग प्लान करते हैं, मैंने यहाँ पे भी बताया कि प्लान टू एक्सपेंड, ठीक है। तो जो लोग प्लान करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में विद द कॉरस्पॉन्डिंग्स टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो लोग होते हैं कितना अपना इनकम का एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं एक्सपेंडिचर करने का ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड कुछ नहीं है कि ये जो है टोटल एक्सपेंडिचर है जो लोग एक साल में वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे। किसी का इनकम ज़्यादा होता है, किसी का इनकम कम होता है, ठीक है, तो वो इसके अकॉर्डिंग खर्च करता है, ठीक है। एक बात मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बट जो प्रोड्यूसर जो करता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो यही दोनों का सम होता है, ठीक है। अभी तो बताया कि एक्सपेंडिचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और वही प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। कहीं भी इकोनॉमिक्स में अगर शेड्यूल वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर मतलब इन द फॉर्म ऑफ टेबल के रूप में हम जो चीज़ को प्रेजेंट करते हैं उसको हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे आपका कुछ बेसिक और कंप्लीट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे इनकम के साथ मैंने बोला कि कंपेयर करेंगे, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो ये वाई को हम डिनोट करते हैं इनकम से और एग्रीगेट डिमांड को एडी से, ठीक है। तो देखिए जब लेवल ऑफ इनकम जो है 0 है, फिर भी हमारा जो डिमांड है वो 20 है, ठीक है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पर बताया था डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब इनकम 0 है तो एग्रीगेट डिमांड कैसे 20 हो सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे 20 होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ पहले का सेविंग्स भी होगा, ठीक है। या तो फिर लोग कहीं से बोरिंग कर रहे होंगे अगर उनके पास इनकम नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड कभी भी नेवर विल बी 0, ठीक है। वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब अगर आपके पास पैसा ना रहा तब खाना थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझना है। कहीं ना कहीं से जो पहले का सेविंग्स होगा उससे करेंगे या किसी से लोन लेंगे, ठीक है। जो लोन देने का काम कौन करता है, बैंक करेगा, या फिर अदर मनी लेंडर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी हैं सोर्सेज, तो सब फिर कभी अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। बट यहाँ पे समझते हैं जब लेवल ऑफ इनकम 0 होता है तो एग्रीगेट डिमांड हमारा 0 नहीं होता है, जिसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर वो मतलब कि जब हमारा लेवल ऑफ इनकम 0 होगा फिर भी हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा, जो हमारा डिमांड होगा जो वो 0 नहीं होगा। अब देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। पहले एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा था इनकम के कंपेरिजन में, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ता है जो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, बट एज कम्पेयर टू इनकम वो धीरे धीरे कम होते रहता है। देखिए एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे लोग अपना इनकम का सेविंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अपना जो टोटल इनकम है उसमें से लोग जो है वो कुछ कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो हम इनकम इक्वल टू लिख सकते हैं कि सेविंग प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम का फॉर्मूला यही होता है कि हम अपने इनकम को कुछ खर्च करते हैं कुछ सेव करते हैं, तो ये जब दोनों को सम करेंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब दिख रहा है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड विल नेवर बी 0 एट व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 0, ठीक है, पहला चीज, ठीक है। जैसे जैसे एज द इनकम इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो इंक्रीज, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और तीसरा ये देखेंगे एज द इनकम इंक्रीजेज एंड एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेज, बट एट द सर्टेन पॉइंट देयर इज ए डिफरेंसेस बिटवीन द इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। सो द एट दैट पॉइंट पीपल स्टार्ट सेविंग देयर मनी, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग जो है वो पैसा सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। होप कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब कर्व के बारे में समझते हैं कि एग्रीगेट कर्व क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। तो कर्व जहाँ भी इकोनॉमिक्स में आएगा तो उसका मतलब होता है आपका कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कि कोई भी चीज को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इनकम के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इनकम हो गया और एग्रीगेट डिमांड जो कंपेयर करना है वो वाई एक्सिस पे हो गया, ठीक है। यही चार्ट के थ्रू मैं ये डायग्राम को समझा रहा हूँ आपको, जो ग्राफ है, ठीक है। देखिए इनकम बढ़ रहा है 0 20 40 80 120 और यहाँ से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब इसको मेजर्स कर लिया 10 20 30 जो भी है। अब देखिए जब लेवल ऑफ इनकम का जो लेवल 0 है, ठीक है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या है, 0 नहीं है। ये यहाँ पे दिक्कत हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। अब समझ लीजिए दूसरे एग्जांपल के थ्रू कि अगर एग्रीगेट डिमांड 10 से इंक्रीज कर रहा होगा तो, ठीक है। जब लेवल ऑफ इनकम जो है वो 0 है फिर भी एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो 0 नहीं होता
तो 0 से ऊपर होगा इसका लाइन, वो पैरेलल होता है हमेशा इनकम के, ठीक है। वो कांस्टेंट रहेगा, इनकम रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खर्च करते ही करते हैं, जिसको हम लोग ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ता है तो देखिए, तो एग्रीगेट डिमांड का मैंने बता दिया कि क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये एग्रीगेट डिमांड का ये है, ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ा, ठीक है, इनकम तेजी से बढ़ रहा है, बट जो है हमारा एक्सपेंडिचर जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज करता है, बट उस स्पीड से नहीं इंक्रीज करता है जैसे कि इनकम बढ़ता है। तो शुरू एग्रीगेट डिमांड इनकम से ज़्यादा होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से एग्रीगेट डिमांड 20 है, इनकम 0 है, बट कुछ पॉइंट्स के बाद एक दोनों मीट करते हैं, मतलब जितना हमारा इनकम होता है उतना एग्रीगेट डिमांड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है क्या होता है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाता है और इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से 3 केस समझ में आ गया कि पहला ये कि कभी भी एडी विल नेवर बी 0। दूसरा, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ठीक है, मैं बोल देता हूँ, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, बट शुरू एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है, इनकम कम होता है। तीसरा केस होता है एट सर्टेन पॉइंट इन एडी इक्वल टू, थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है वाई से, एडी जो होता है वाई के इक्वल होता है, और चौथा वाई जो होता है ग्रेटर देन होता है 80 से, ठीक है। होप कि आपको ये पूरी तरीके से एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड का छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करके फिर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो काफ़ी लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि और सब लोगों के पास भी जो कंटेंट है वो सही तरीके से पहुँच पाए, ठीक है। अब वीडियो इतनी ही, थैंक यू सो मच।